जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बशानी साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। थैंक यू सर। बशानी साहब, जब पिछला साल ख़त्म हो रहा था तो पाकिस्तान में उम्मीदें थीं। उम्मीदें इतनी थीं, हालात को बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उम्मीदें थीं कि शायद हमारा 2023-22 जो है वो अच्छा होगा। लेकिन पता चला कि जो 2022 है वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई बुरा साल जो है वो कहा जाता है। पिछले साल तो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी ख़राब नहीं थी, फाइनेंशियल हालात ख़राब नहीं थे। तो 17-18 बिलियन डॉलर फॉरेन जो पड़े हुए थे, आज कोई 5.8 के करीब पड़े हुए हैं, बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं। आईएमएफ के साथ भी जो है वो मामला ठीक नहीं है। जो उसके साथ कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें भी कहा गया है कि दहशतगर्दी को पूरी ताकत से हम ख़त्म करेंगे। आप क्या समझते हैं, ये जो हालात हमारे डेवलप हो रहे हैं, आप बिरसा साहब कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान का 2023 जो है वो 2022 से भी बुरा नजर आ रहा है, या आपको समझते हैं कि उम्मीदें हैं? आर्मी चीफ ने आज एक स्टेटमेंट दी और कहा है कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर को बैठना पड़ेगा मसलों के जो है तमाम चैलेंजेस को हल करने के लिए। उधर से इमरान खान की ऑडियो शॉडियो भी आ रही हैं और सुना वीडियो भी को आ रही हैं, ताकि उनके ऊपर भी प्रेशर है सियासी तौर पे। सो हाउ डू यू सी दिस सर, कि 2023 हमारा 22 जैसा ही होना है, या कि आप डीयूसी की चीजें बेहतर होंगी? देखें, अगर पाकिस्तान को आपने सिर्फ इस वजन पे तोलना है, इस तराजू पे कि आपके जो फॉरेन एक्सचेंज कितने हैं, तो फिर तो डेफिनेटली जो है वो पिछले साल अगर ज्यादा थे तो इस साल उससे थोड़े कम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो क्राइटेरिया बना दिया गया है ना, ये बहुत ज्यादा अवामी एक लिटमस टेस्ट बन गई है। ये किसी मुल्क की जो रियल इकोनॉमी है, उसकी अचीवमेंट्स हैं या फेलियर्स हैं, उनका ये कोई पैरामीटर नहीं बन सकता। तो इसको ज़रा अगर एक तरफ आप कर दें, तो जहाँ तक मुझे याद है, कम से कम 20, 25, 30 सालों से तो मैं प्रैक्टिकली जो देख रहा हूँ, अखबारात पढ़ रहा हूँ या मीडिया जो है उससे इस्तिफ़ादा कर रहा हूँ, तो वो मुझे कोई साल ऐसा नज़र नहीं आया जिसमें ये ना कहा गया हो कि पाकिस्तान अपनी तारीख के नाज़ुक तरीन दौर से गुज़र रहा है। अगर आप मुझे बता दें तो मुमकिन है मेरी मेमोरी थोड़ी-सी रिफ्रेश हो जाए या मेरा सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो जाए। पाकिस्तान अपनी तारीख के जो है नाज़ुक तरीन दौर से हर दौर में गुज़रता रहा है। और उससे पहले वाले लोग हमें ये बताते हैं कि ये डायलॉग जो है ये कोई 20-30 साल पुराना नहीं, बल्कि ये 1947 से शुरू हो गया था। तो ये अगर आप कह लें कि जी ये एक जो क्राइटेरिया हम बना के देखें, तो मैं समझता हूँ कि ये इससे हमें कोई ख़ास जो है वो पता नहीं चलेगा। लेकिन इनफैक्ट अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान क्या 2022 की निस्बत 2023 में सही होगा, तो इसका जवाब जो है, देखें, एक ऑप्टिमिस्टिक होने में और नाइव होने में बड़ा फ़र्क है। ऑप्टिमिस्टिकली करते हैं जी, ना कुल अल्लाह जी 2000 है वो ऐसे हमारे लिए खुशियाँ और पता नहीं क्या-क्या लेके आएगा। लेकिन अगर आप देखें ना कि जो आसार नज़र आते हैं, वो आसार ये बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये पाकिस्तान की जो स्ट्रगल है, अपने खजाने में कोई 2-4 बिलियन जो फॉरेन एक्सचेंज में रखने की, ये बिल्कुल इसी तरह जारी रहेगी। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक ऐसे क्लोज माइंडेड किस्म के पॉलिटिशियंस आ गए हैं, सब पार्टियों में, कि वो इससे आगे देखते ही नहीं। इसको कहते हैं कि इमरजेंसी, जब आपका पैनिक बटन दबा होता है। आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बैठे हैं, तो वहाँ की जो वर्किंग क्लास है ना, तो और उसमें जो लोग कुफायतशारी और तरीके से पैसे खर्च नहीं करते, उनके पास पैसे चूँकि कम होते हैं, तो उनका पैनिक बटन हमेशा दबा होता है। हर 2 वीक बाद उन्होंने पे चेक लेना होता है और उसमें ये देखना होता है कि इस पे चेक को हम किस तरीके से डिवाइड करें, ताकि हमारा कोई बिल डिफ़ॉल्ट ना हो या रेंट डिफ़ॉल्ट ना हो। तो वो एक पैनिक मूड में रहते हैं हमेशा। ये सिचुएशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक पैनिक मूड में है और आज तक मुझे याद नहीं कि कोई एक पॉलिटिशियन ऐसा गुज़श्ता 20 सालों में आया हो, जिसने ये कहा हो कि मैं ये बैन जो पैनिक स्विच है इसको ऑफ कर रहा हूँ और मेरे पास ये फ़ॉर्मूला है कि ये हम फ़ॉरेन कर्ज़े जो हैं इनको किस तरीके से हम जो है इससे जान छुड़ाएँ। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ़ॉरेन कर्ज़े हैं। फ़ॉरेन कर्ज़े आपके इतने ज़्यादा हो गए हैं
कि आप उससे बाहर निकल ही नहीं सकते, तो आपकी सोच का सारा जो धारा है, जो सारा फोकस है, वो उसी पे हो गया। आप देखें अभी रिसेंटली वहां पे एक सेमिनार हुआ जो एक अल्ट्रा राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी ने कराया इसी सब्जेक्ट पे, कि जो है पाकिस्तान में, कि जनाब ये जो डिफॉल्ट की बातें चल रही हैं इस पे क्या करना चाहिए। अगर आप उस पूरे सेमिनार की रिपोर्टिंग पढ़ें तो आपको बहुत बड़ी हैरत होगी। उसमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस्लामी नुक्ता नजर से साबित किया कि हमें डिफॉल्ट कर देना चाहिए। चूंकि ये एक मजहबी पार्टी का सेमिनार था तो ज्यादा फेवर मजहबी स्कॉलर्स को दिया गया। तो उन्होंने इसकी दलील ये दी कि जी हम असल ज़र तो कब का वापस कर चुके, यानी जिससे हमने कोई जो है $1 मिलियन लिया था, हम उसके कोई 4-5 मिलियन दे चुके, लेकिन वो मिलियन वहीं का वहीं पड़ा है। लिहाजा इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर हम इनकार कर दें कि हमें कोई किसी का लेना देना नहीं है, तो ये बिल्कुल जायज़ होगा। दूसरे अल्फाज में उन्होंने फतवा जारी कर दिया। आपकी जो बिजनेस और ट्रेड क्लास है, उसके जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें डिफॉल्ट कर लेना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया, इससे कोई किसी को गोली नहीं मारता, इसलिए आप डिफॉल्ट कर दें। और उसमें मेरे ख्याल में कुछ चंद एक दो लोग थे जिन्होंने बड़ी बेदिली से ये कहा कि जी हमें डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। अब ये कोई सरकारी फोरम नहीं था, लेकिन ये आपकी सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स को और शेड्स ऑफ ओपिनियंस को रिफ्लेक्ट करता है कि मुल्क का फोकस इस वक्त क्या है। मुल्क का फोकस ये है कि क्या हम डिफॉल्ट करें या ना करें, और अगर हम डिफॉल्ट करें तो किन टर्म्स और कंडीशंस पे करें, क्या होगा, हमारे साथ क्या बर्ताव होगा, और अगर ना करें तो उससे हमें क्या फायदा होगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि डिफॉल्ट जो है, मैं ज़ाहिर है एक लॉयर हूं बाय ट्रेनिंग एंड बाय प्रैक्टिस, तो इस चीज तरह की चीजों को मैं एडवाइस नहीं करता कि आप कहीं भी किसी भी कर्ज को डिफॉल्ट करें। लेकिन जिस दलदल में पाकिस्तान फंस गया है, ये कर्जे पाकिस्तान कभी वापस नहीं कर सकता। और उसकी वजह ये नहीं कि पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो अखराजात हैं, जो अननेसेसरी हैं, यानी बद इंतजामी और करप्शन की ये हद है कि आप अगर 10 बिलियन लेते हैं तो उसमें से 9 बिलियन जो है वो खुफिया तरीके से उन अखराजात पे खर्च होता है। तो 1 बिलियन आपका अगर कर्ज का इंटरेस्ट अदा हो गया तो इससे जिंदगी गुजरती है। वो जो पीते थे कर्ज की मैं और समझते थे कि हाँ, वो अब कुछ दानश्वर कहते हैं अब कोई कर्ज की मैं भी नहीं देता, कि चले हम कहेंगे चले तो इन हालात में अगर मैं आपको ये खुशखबरी दूं या अपने ऑडियंस को कि नहीं जी 2023 में पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला है, तो वो पॉसिबल नहीं। अलबत्ता इसमें ये बात मैं कर सकता हूँ कि पाकिस्तान इस बात पे अगर गौर करे कि हमें डिफॉल्ट कर लेना चाहिए, तो वो एक फ्रेश स्टार्ट उसका हो जाएगा। और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि आपकी रेपुटेशन बैनुल अक़वामी क्रेडिट मार्केट में या क्रेडिट रेटिंग में को ऑलरेडी बहुत कोई शानदार नहीं है। इट्स नॉट रिमार्केबल कि लोग तालियां बजा रहे हैं तो वो जाया हो जाएगी। नोबडी इज विलिंग टू लेंड यू, नोबडी इज लोनिंग यू, नोबडी। ये जो कर्जे आप ले रहे हैं 1 बिलियन फलां से, वो आप जितने जतन और जिस तरीके से ले रहे हैं, इस तरह तो जो है वो दुनिया के बड़े बड़े नाकाम तरीन बिजनेसमैन भी इतने बड़े बड़े असर रसूख इस्तेमाल करके तो क्रेडिट यूनियन से तो बैंकों से कर्जे ले लेते हैं। ये आपको रेटिंग की बुनियाद पे IMF 1 बिलियन नहीं दे रहा है, जो मूडी में आपकी रेटिंग है या दूसरी जो बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसीज हैं। इसलिए आप इस बात की फिक्र ना करें कि हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, लेकिन ये एक ही झटके में आपको मोर देन $100 बिलियन जो है, जो गुज़श्ता 70 साल के गुनाहों की सजा है, उससे आपको जान छूट जाएगी। 6 महीने साल तक आपको प्रॉब्लम्स होंगे, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन बिलाखिर आप जब एक नया स्टार्ट करेंगे तो आपके कंधे जो हैं उन पे इतना बड़ा बड़ा जो है बोझ वो नहीं होगा, और आपके लिए फील्ड में सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। लेकिन ये करने के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले जो है ये अपने जो इंतजामी और बदनवानी और ये लूट खसूट की चीजें इन पे डिफॉल्ट करें। पहले आप अपने डिप्यूटी कमिश्नर को बंदे का पुत्र बनाएं, जिसको पंजाबी में कहते हैं, और उसका खर्चा अमेरिकी प्रेसिडेंट से थोड़ा सा कम करें। अपने तहसीलदार का खर्चा जो है वो रूसी या फ्रांसीसी वजीर खारजा से थोड़ा सा कम करें, तो फिर आप कहें कि आप डिफॉल्ट, वरना आप डिफॉल्ट करेंगे तो यही कर्जे इन नेक्स्ट 5 ईयर्स वापस उसी जगह पे पहुंच जाएंगे।
जिसमें कहते हैं कि 100 प्याज भी और वो क्या है वो मुहावरा मुझे भूल गया, जहाँ प्याज और दोनों करते हैं। तो इसलिए जो है 100 प्याज थे 100 100 लितर थे 100 प्याज। हाँ, हाँ, इसलिए ये जो है बड़ा स्मार्ट मूव है। ये हिस्ट्री में बेशुमार इस तरह हुए हैं, दोनों तरीके हुए हैं। हिस्ट्री में बेशुमार मुल्क जो हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हुए, उन्होंने आईएमएफ समेत तमाम दुनिया के मालियाती इदारों से कर्जे लिए और अपने आप को रीस्टैंड करके मार्केट में रीपोजिशन करके तरक्की के रास्ते पे चले। दुनिया में बेशुमार ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने डिफॉल्ट भी किया और कर्जे देने से भी इनकार कर दिया। मसलन 1917 में जब रूस में इनकलाब आया था तो उन्होंने जो ज़ार रूस के कर्जे देने से इनकार कर दिया था और उन्होंने प्ली ये ली थी कि ये कर्जे जो हैं ये ज़ाती तौर पे ज़ार को दिए गए थे, ये अवाम रूसी अवाम को नहीं दिए गए थे, इसलिए हम नहीं पे करते। क्या पाकिस्तान में ये कर्जे पाकिस्तानी अवाम को दिए गए? अगर दिए गए तो ये जो करोड़ों भूखे नंगे हैं, ये क्यों हैं? और जिन लोगों को दिए गए उनकी शान और शौकत आप देखें, उनकी गाड़ियां, उनकी अमारात, उनके सारे किस्से देखें, तो ये कर्जे क्या वाकई अवाम को दिए गए थे? तो इसलिए ये है कि ये जो सिचुएशन है ना, इसमें साल बदलने से, नंबर बदलने से कुछ नहीं होगा जनाब, जब तक आप कोई ड्रास्टिक फंडामेंटल तब्दीली जो है उसकी तरफ नहीं बढ़ते। बिल्कुल सर, सही हो गया। ये तो एक हमें पता चलता है पॉलिटिकली जो चीज़ें जिस तरह है फाइनेंशियली। सर, जो सोसाइटियल चीज़ें हैं, जो मुआशरे की जिसे कहते हैं ना कि मुआशरे के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि मज़हबी नफ़रत है या माइनॉरिटीज़ के साथ जो नफ़रत दिखाई जाती है या मज़हब के नाम पे जो कत्ल कर दिए जाते हैं। हम देख रहे थे कि सिंध में एक हिंदू खातून जो है उसको कत्ल कर दिया गया, उसकी बॉडी जो है उसको चॉप ऑफ कर दिया गया और बड़ा एक खौफनाक किस्म का जो है वो ये चीज़ हमें नज़र आती है। सर, ये जो दुनिया में हर जगह ये होता है। हम इंडिया में कहते हैं जी माइनॉरिटीज़ के साथ देखो क्या कर रहा है। हमारे मुल्क में भी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको कोई टेक केयर करने वाला नहीं है। स्वाय 1-2-4 दिन खबर आएगी और उसके बाद जो है वो खामोशी इख्तियार हो जाती है। आप क्या समझते हैं, हमारी ये जो मज़हबी नफ़रत है या फॉर एग्ज़ाम्पल माइनॉरिटीज़ के साथ नफ़रत, मैं तो वैसे ये वर्ड माइनॉरिटी के हक़ में भी नहीं हूँ किसी को कहना, एवरीवन इज़ इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। आप क्या समझते हैं, इस पे कोई हमारी हुकूमतें कोई एक्शन ले सकती हैं, कोई काम कर सकती हैं? कोई मुआशरे के अंदर इसमें सेंसिटिविटी कैसे पैदा हो सकती है कि वो हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को बराबर समझें, इवन कि मुसलमानों के अंदर भी हम एक-दूसरे को बराबर समझें? ये इसके लिए आप कैसे समझते हैं कि ये कैसे मुआशरे के अंदर एक सैर हसल, एक अच्छी बहस शुरू हो सकती है सर? या क्या आप समझते हैं कि पहले ये फाइनेंशियल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हल होगी तो मुआशरे के बाकी मसले भी हल होंगे? हाउ डू यू सी दिस सर? नहीं देखें जी, ये जो मसला है ना, ये इसमें पाकिस्तान का ह्यूज फेलियर है। ह्यूज फेलियर जर्नली टू प्रोटेक्ट इट्स इट्स सिटीजन एट लार्ज, जैसा कि आपने कहा, लेकिन स्पेसिफिकली टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन ऑफ माइनॉरिटी। अब चलें ठीक है, आप उनको माइनॉरिटी कहें ना कहें, इक्वल कहें, तो वो तब कहें ना कि जब उनको इक्वली ट्रीट किया जाता हो। लेकिन जिस सिचुएशन में वो इस वक्त हैं कि अगर आप उनकी स्किनिंग करते हैं, लिंचिंग करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि उनको माइनॉरिटी कह के ही तो प्रोटेक्ट किया जा सकता है ना, वो तो उस तरीके से नहीं हो सकता। इसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने कर्ज़ों की मिसाल दी ना, कि कर्ज़े कहाँ पे आपने फ़ोकस किए हुए हैं, फ़ॉरेन एक्सचेंज पे, और वो एक इंडिकेटर बना दिया है कि वहाँ कितने पैसे पड़े हैं तो हम ठीक हैं या नहीं ठीक। इसी तरह ये इश्यू ऑफ इक्वालिटी जो है या सोशल जस्टिस है या माइनॉरिटी राइट्स हैं, ये भी आप इसको कंपेयर कर देते हैं एकदम कि वो जी हमारे यहाँ एक औरत मारी गई तो तब क्या हुआ जी, वो इंडिया में भी एक ऐसा एक देहात में वाकया हुआ था। बात ये है कि इंडिया पाकिस्तान के जो देहात हैं, ये बुनियादी तौर पे जेनेटिकली और डीएनए वाइज एक ही तरह के देहात हैं। ये लोग चूंकि साला साल हजारों लाखों सालों से एक ही तरह की सेटिंग के अंदर रहते आए हैं, इसलिए उसमें इस तरह के जो वाकयात होते हैं उसमें नेसेसरीली जरूरी नहीं है कि कोई मजहब का या आपके मुल्क के कानून का ही कोई रोल हो। उसमें फिर एक आपका एक सोशियो इकोनॉमिक फॉर्मेशन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। तो इस हिसाब से जो सामने आती है बात वो ये होती है कि जनाब ये वहां हो गया, या फिर कभी कभी हम मिसाल देते हैं कि वो देखें जी अमेरिका में भी तो ये हो गया था, फलान जगह पे इन्होंने एक
माइनॉरिटी मेंबर को गोली मार दी थी फलां, ये इक्का दुक्का वाकयात हैं, दे आर नॉट वाइड स्प्रेड, और वो कोई डेली रूटीन के वाकयात नहीं हैं। हमारे यहाँ 1947 से लेके ये बाकायदा एक सिस्टमेटाइज्ड तरीके से जो है ये वाकयात चलते रहे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान से माइनॉरिटीज को वाइप आउट किया गया। चूंकि इसका आप खुद देख लें कि कहाँ 28% और कहाँ जो है वो आजकल तो नंबर ही सामने नहीं आ रहा है कि 2% रह गई हैं या 3% या जो भी आप समझते हैं लगा लें। तो ये जो इतना बड़ा ह्यूज किस्म का गैप है, ये तो अमेरिका में तो नहीं हुआ या इंडिया में तो माइनॉरिटीज की तादाद बढ़ने के घटने के बजाय बढ़ी है। मुसलमानों की तादाद जो है वो 1947 में क्या थी इंडिया में और आज क्या है? क्या वो 1 गुना 2 गुना ज्यादा नहीं हुई? हिंदुओं की तादाद जो है वो पाकिस्तान में 1947 में क्या थी? क्या वो 4-5 गुना कम नहीं हुई? अब ये बात तो नहीं है कि इंडिया में हिंदू फैल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में जो है वो मिट रहे हैं एक इंडेंजर्ड स्पीशीज की तरह। तो उसके पीछे कोई सोशियो पॉलिटिकल कोई लीगल फ्रेमवर्क काम कर रहा है ना, वरना आबू हवा खुराक ये चीजें भी वहां की मिलती जुलती हैं तकरीबन। तो इसलिए जनाब इसमें हमें एक ऑनेस्ट नुक्ता नजर ये अपनाना पड़ेगा कि हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये मिसलीडिंग है और ये इस तरह के जराइम जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। एक दफ़ा यहाँ पे एक आपके मिनिस्टर साहब आए तो मैंने बात की, उन दिनों इराक का मसला भी चल रहा था, लेकिन मैंने एक लोकल मिसाल यहाँ पे एक थी, एक जो है बहुत हाई ऑफिशियल अटॉर्नी जनरल जो था उसके हाथों एक्सीडेंट, एक मोड़ मुड़ते हुए एक बंदा गाड़ी के नीचे आ गया। तो उन्होंने उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक दूसरे सूबे से जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लाया और उसकी वजह ये बताई कि भाई ये आदमी जिसके हाथों ये काम हुआ है, गलत हुआ, सही हुआ, एक्सीडेंट के जरिए हुआ, लेकिन ही इज द हेड ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। तो ये इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज होता है, अल्टीमेटली ये करे या ना करे, इसलिए हम दूसरा बंदा लेके आ रहे। तो मैंने मिसाल दी उस तकरीब में, तो मैंने कहा ये होता है जस्टिस सिस्टम और ये होता है जिस पे लोग बिलीव करते हैं। तो वो साहब जो है वो उस वक्त भी मेरे ख्याल में वजीर दाखिला ही थे, तो उन्होंने उठ के कहा जी ये अगर ये बात है तो ये लोग जो है इराक में क्या कर रहे हैं, अगर ये इतने ही इंसाफ यानी उन्होंने एक ऐसी मिसाल दी। तो मैंने कहा जी कि वो तो एक फॉरेन ऑक्यूपेशन, फॉरेन एग्रेशन, फॉरेन लड़ाइयों के अगर चैप्टर में बात हो तो आप इराक की मिसाल दे सकते हैं, मैं सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूँ और मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ। तो आप इसको जरा उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, नहीं देखते। अब एक मेंटालिटी आपने बना ली है जो गलत काम कर रही है 24 आवर्स, और वो उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने मिसालें जमा की हुई हैं जी। ओ जी अमेरिका ने इराक में क्या किया था, वो फलान है फलान क्या, तो छोड़ो उसको, पहले तुम ये बात तो बताओ कि ये काम जो हुआ ये दुरुस्त है या गलत है, और अगर गलत है तो फिर इसकी जस्टिफिकेशन ढूंढने की क्या जरूरत है। सिंध में एक हिंदू औरत को एक तो ऊपर से जो है वो कैमियो ताल्लुक है, आप उसको पकड़ के स्किन कर लेते हैं, उसकी खाल उतारते हैं, तो आप कहते हैं जी ये जो है वो फलां जगह पे भी हुआ था। तो दैट मीन्स कि हम वहशत की वो सरहद पार कर चुके हैं कि जिसमें हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस तरह के जराइम को भी जस्टिफाई करने की हिम्मत रखते हैं। तो ये सोसाइटी के वहशियानापन की रिफ्लेक्शन है। इससे हमें जो है मैं समझता हूँ कि पीछे हटना पड़ेगा बजाय इसके कि हम इसको कंपेयर करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं और मेरा ख्याल है सर कि ये शायद जो हमारे अंदर एक वो वहम है, ये चीज़ें हैं कि मुसलमान क्योंकि ताकत में हैं, ज़्यादा हैं, हम मेजॉरिटी में यहाँ पे, और हमारा बाकियों के ऊपर वो रोब चलना चाहिए, हमें इनको कंट्रोल करना है। और फिर ख़वातीन को तो वैसे ही जो है हम समझते कुछ नहीं है कि वो कहते हैं यार ये क्या है, ये तो हमारे बराबर भी नहीं आ सकती, हम उनको वो इक्वालिटी नहीं देती जो कानून में, हमारे मज़हब में जो कानून और मज़हब से हट के एक बेसिक फंडामेंटल इंसानी हकूक़ है कि आप हर इंसान को बराबर समझें, वो कोई भी हो, कहाँ से भी हो।
तो ये शायद वो जो अक्सर वो जो तो पावर के पर्सपेक्टिव से हम चीज़ें देखते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा हैं, हम ताकत में हैं, मैं मेल हूँ, तो मुझे जो है ना इसको दबाना है। और ये मेरा ख़्याल है कि ये और ये जो इस हिंदू ख़ातून का जो कत्ल है, जिसको बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी बात की है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि अगर ये लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचे और उनके लोग पकड़े जाएँ और उनको सज़ाएँ दें, जो बड़ी बात है। मेरे साहब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ और वो मैं बलूचिस्तान के हवाले से करना चाह रहा हूँ। बलूचिस्तान के अंदर इस वक़्त एक तहरीक चल रही है, और अगर आप कोई याद हो, हक दो तहरीक, जिसमें जो मौलाना हिदायतुर रहमान साहब हैं, जो कि जमात इस्लामी के हैं, वो काफ़ी 2 महीने से सड़कों पे हैं और वो हकूक़ माँग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी 2 माह से सड़कों पे हैं, और वो कह रहे हैं जी कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएँ, जिसमें ईरान के साथ ट्रेड है, जो सिक्योरिटी जो फुटप्रिंट्स बहुत ज़्यादा हैं इलाके के अंदर, और चाइनीज़ के हवाले से भी वो बात कर रहे हैं। और इसी तरह सब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो यूथ है वो उठ खड़ी हो रही है, और वो सवाल कर रही है कि आप हमें जो है वो राइट्स दें। आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारी पंजाब की एलीट का, और जिसमें फ़ौज, सियासतदान और ये जो लोग हैं, ये कब तक चीज़ें पंजाब सेंट्रिक, लाहौर सेंट्रिक, इस्लामाबाद सेंट्रिक या बहुत हद तक कराची सेंट्रिक चीज़ें देखी जाती हैं? ये डू यू थिंक दिस इज़ अ मोमेंट के वी नीड टू हैव एन इंक्लूसिव अप्रोच ओवर इश्यूज़ जो कि बाकी सूबों में भी हैं, और अगर वहाँ पे मीडिया नहीं पहुँच रहा तो दैट डज़न्ट मीन कि हम उनको ज़ोर ज़बरदस्ती दबा लें। आप क्या समझते हैं कि ये स्टेट की जो अप्रोच है या टुवर्ड्स बलूचिस्तान के, बस उसको सिक्योरिटी लेंस से देखो, गिलगित बल्तिस्तान को दबा दो, इसी तरह कश्मीर जो है उसको भी बस उसी तरह इस्लामाबाद से ट्रीट किया जाता है, एक मिनिस्टर बैठ के पूरे कश्मीर को सारा डील कर लेता है या फॉरेन मिनिस्टर डील कर लेता है। डू यू थिंक दैट दिस इज द मोमेंट के वी नीड टू पे अटेंशन टू गिलगित बल्तिस्तान एंड बलूचिस्तान की जो तहरीक है? अभी कश्मीरी तो खैर इंटरनली उस तरह नहीं उठ रहे, लेकिन कभी कभी उनकी भी जो है वो आती रहती हैं। तो इस हवाले से सर प्लीज डू टॉक ऑन दिस कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंड प्रेसिंग टॉपिक है कि व्हेन विल स्टेट स्टार्ट टेकिंग द पीपल ऑफ बलूचिस्तान और गवादर के लोगों को सीरियस लेके, और गिलगित बल्तिस्तान जिनकी तो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है नेशनल असेंबली में। ये आपका बड़ा क्रिटिकल और बहुत ही अच्छा सवाल है जी, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। और ये जो आप उस लामे की बात कर रहे हैं कि क्या वो लामा आ गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये लामा बहुत पहले आ गया था। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो फंडामेंटली 50s के और 60s के क्वेश्चन हैं, और उस वक़्त ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पीक पे थे। क्योंकि उन एतबार में इन क्वेश्चंस को लेके तो फॉर एग्ज़ाम्पल बलूचिस्तान में जो है वो फ़ौज कशी हुई, और उस फ़ौज कशी के पीछे ज़ाहिर है वहाँ पे के अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो राइट्स मूवमेंट्स हैं और अपने हुकूक की बात करने वाले लोगों की वजह से हुई। अब इन लोगों को जिनकी आप हवाला दे रहे हैं, मैं इनको ज़्यादा सीरियस इसलिए नहीं रहता कि इन्होंने कभी बलूचिस्तान के जो राइट्स मूवमेंट्स हैं उनको सपोर्ट नहीं की। ये सुपरफिशियल किस्म के मुतालबात उठाते हैं, जी हमें ये फिशिंग का राइट दे दो या फलांग दे दो। एक व्यक्ति किस्म के 2-4 मुतालबात हैं जो पूरे हो भी सकते हैं, इसका कोई पंजाब या किसी और इलाके से बहुत बड़ा तसादम नहीं है, माने भी जा सकते हैं सिवाय चीन के हवाले से जो कुछ सवालात वो उठा रहे हैं। लेकिन इनको आप कहीं ऐसा ना हो कि इनकी वजह से वहाँ की जो असल राइट्स मूवमेंट्स हैं, उनको जो है वो इग्नोर कर दिया जाए, जो कि हो रहा है। और ज़ाहिर है बलूचिस्तान में भी और गिलगित-बल्तिस्तान में भी असल राइट्स की मूवमेंट्स मौजूद हैं। राइट्स से मुराद पीपल आस्किंग फॉर देयर फंडामेंटल राइट्स और देयर लिबर्टीज़, और उनके जो फ्रीडम और इस तरह के राइट्स की जो बात कर रहे हैं। और उसको आपकी ये बात 100% दुरुस्त है कि हमेशा जो है वो एक पंजाबी नुक्ता नज़र से डील किया गया। यानी जब आप अपने ही मुल्क के किसी एक हिस्से में अपने हुकूक की बात करने वाले लोगों पे फ़ौज कशी करें, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? ये तो पूरा आपका जो एक फेडरल एक वफ़ाकी सिस्टम है, उसकी जस्टिफिकेशन ख़त्म हो जाती है। चूँकि वफ़ाक के मुख्तलिफ यूनिट्स या मुख्तलिफ जो इकाइयाँ हैं, उनके दरमियान अगर आपको फ़ौज कशी की ज़रूरत पड़ जाए और एक इलाके के लोग ओवरवेलमिंगली 99% उसके पीछे खड़े हों और दूसरे इलाके के लोगों को गद्दार और मुल्क दुश्मन करार दिया जाता हो, तो ये इसका मतलब है कि आपका वफ़ाक जो है वो नाकाम हो गया है। और ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान के काउंट पे या गिलगित-बल्तिस्तान के
काउंट पे या पाकिस्तानी ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के काउंट पे जो वहाँ के लोगों की हकूक़ की जदोजहद है या मुतालबात हैं इक्वालिटीज़ के, इकोनॉमिक राइट्स के, पॉलिटिकल राइट्स के, उसमें वफाक जो है वो बुरे तरीके से फेल हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि उसने पंजाब में कोई बहुत बड़ी कोई जो है वो आइडियल किस्म की कोई सोसाइटी क्रिएट की हुई है। ज़ाहिर है पंजाब के अंदर भी सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के सवाल जो हैं, इनइक्वालिटी के सवाल जो हैं, पॉवर्टी के सवाल जो हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है कि पॉवर्टी इन बलूचिस्तान और पॉवर्टी इन पंजाब जो है, अगर आप उसको नापेंगे किसी पैमाने में, तो वो बहुत बड़ा फ़र्क होगा। अब ये चीज़ जो है ना एक बहुत बड़ी मेस की तरफ इशारा करती है। ये वो माज़ी की प्रैक्टिसेज़ हैं, जो कि ज़्यादातर जो है वो मार्शल लॉ ने और मिलिटरी डिक्टेटरशिप के दौर में हुई हैं। ऑल्दो के उसमें इलेक्टेड ऑफिशियल जिस तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लोग भी आए, जिन्होंने फ़ौजकशी की या बलोच लीडरों को गिरफ्तार किया या उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास इलेक्टेड मैंडेट था। लेकिन अब जो सिचुएशन बन गई है, अब तो बहुत ही खौफनाक है। यानी आप ये देखें कि आखिरी वक़्त में बलूचिस्तान के हवाले से जो डिस्कशन हो रही थी, वो डिसअपीयर लोगों के हवाले से हो रही थी। ये कितना बड़ा मसला था और इसका कितना बड़ा प्रेशर डेवलप हुआ कि हाई पैमाने पे मिलिट्री से लेके सिविल ब्यूरोक्रेसी तक उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये मसला है और हम इसको एड्रेस कर रहे हैं। और फिर ऑल ऑफ सडन आप ये देखें कि ये मसला जो है अंडर द कारपेट कैसे चला गया। जब उन्होंने ये तस्लीम किया कि कम से कम 5,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो डिसअपीयर हैं और इनमें से इतनी तादाद में लोग हमारी कस्टडी में हैं या हमारी मालूमात के मुताबिक हैं, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग सीरियस। इन मामलात में नंबर काउंट्स नहीं होते जनाब। आप ये देखें जो महज़ब और मुल्क हैं, जिन्होंने तरक्की की है या अपने आप को किसी तरीके से कोई किसी मुकाम पे पहुँचा है, तो वहाँ एक आदमी के साथ ज़्यादती बाज़ औक़ात एक नेशनल डिबेट बन जाता है, जो हुकूमतों को और तख्ते उलट के रख देता है। ये जाए कि आप ये गिनें कि बलूचिस्तान में 5,000 डिसअपीयर है या 10,000। अब मसला ये है कि पाकिस्तान इस वक़्त जो है ना, ये एक टाइटैनिक की शक्ल इख्तियार कर रहा है, जिसको आपका हुक्मरान तबका ये समझ रहा है कि ये डूब रहा है। मैं आपको बताऊँ इसकी वजह, ये माइग्रेशन पहले वहाँ का गरीब तबके का काम था। गुज़श्ता 10-12 साल से मैं खुद देख रहा हूँ कि वहाँ के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और ताकतवर लोग जो हैं वो माइग्रेट हो रहे हैं। जो इस चीज़ की निशानी है कि वो जो है जहाज़ से छलांग लगा रहे हैं और उनको कोई चीज़ ऐसी स्मेल हो रही है। आप ये देखें, अभी कल ही मुझे कोई बता रहा था कि लम्स में गालिबन चीफ जस्टिस ने कहा कि 156 जो है कि क्लास थी आईटी की और 156 में से 156 पूरे के पूरे जो अमेरिका माइग्रेट हो गए। जिसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि अगर आप में से किसी शख्स को भी मौका मिले कि मुझे जो है अमेरिका किसी तरीके से जाने का मौका दे दिया जाए, तो चला जाएगा ना, क्योंकि आपकी ये क्रीम है जो लम्स में पढ़ सकती है, जिनके पास इतने पैसे हैं, ज़राए हैं, इतनी ज़हानत है कि वो इस तरह के इदारे में तालीम हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस मुल्क में नहीं रह सकते। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि जो लोग वहाँ पे पूरा दिन जो है, वो रोटी और पानी और इस तरह की बुनियादी छोटी ज़रूरतों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर सकते हैं, उनको अगर मौका मिले तो वो क्या करेंगे? तो इससे ये बात है कि यह मामला बहुत ज़्यादा सीरियस शक्ल इख्तियार कर गया है और अब पाकिस्तान का सवाल ये नहीं है कि क्या आईएमएफ अगला 1 बिलियन देगी या नहीं। सवाल ये है कि ये जो आप 1 बिलियन ले रहे हैं या 2 बिलियन या 10 बिलियन, ये वापस कैसे करेंगे? आपका ज़रिया इनकम ऐसा कौन-सा आने वाला है जो हमें नहीं पता, आइंदा 10 सालों में या 5 सालों में, जिससे आप ये निकाल-निकाल के तो ये 85 बिलियन या 100 बिलियन डॉलर का जो इंटरनेशनल सॉवरेन डेट है, ये आप अदा करके तो उसके बाद तरक्की की बात करेंगे ना। पहले लोगों के पैसे वापस करने होते हैं ना जी, वो कैसे करें? बिल्कुल सही कह रहे हैं बिस साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि कई दफ़ा कई मुल्कों में, कई जगहों पे एक शख्स जो है, अगर उसके साथ कोई ज़्यादती हो तो वो जो डिबेट है, वो डिस्कशन जो है वो पूरे मुल्क और पूरे मुआशरे को के अंदर फैल जाती है और हमारे यहाँ हज़ारों लोग इस तरह मारे जा रहे हैं, मिसिंग पर्सन हैं, लेकिन लोगों के कान पे जूं नहीं रेंग रही और हम कितने थिक स्किन हो चुके हैं बेसिकली इन चीज़ों के हवाले से। और वो जो चीज़ें बड़ी हमें जो चीज़ें मुआशरों के लिए
बड़ी हसास होनी चाहिए। हम मुझे कहते हैं और ठीक है कोई मसला नहीं, ये मसला ही कोई नहीं, बट ठीक है। और क्योंकि हम इन चीज़ों को इतना ज़्यादा देखते हैं, बार बार देखते हैं कि अब वो हमें उसमें इम्यून होते जा रहे हैं, हमें भी लगता है बस ठीक है ये चीज़ें ऐसी रहेगी। एनी हो, मैं चाहता था कि आप बात करें बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित के ये जो लोगों को वो राइट्स नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए। द पीपल शुड हैव दैट फ्रीडम। और मुझे, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को वहाँ पे जानता हूँ पर्सनली भी, तो मुझे पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और पढ़ाने की वजह से मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा उन इलाकों से हैं, तो इस आई हैड दैट आइडिया। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हामिद वशानी साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर ऑन दिस डे। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया। थैंक यू सर।